आपके ना डेफिनेशंस के कुछ क्लोजेस हैं जिसके अंदर डेफिनेशन जो है वो दी गई है। और जब ये आपकी आईपीसी पढ़ते हो ना आप, तो आईपीसी में एक चैप्टर आता है, चैप्टर 2। आईपीसी के अंदर एक चैप्टर आता है, चैप्टर 2। और वो चैप्टर 2 जो है ना वो आपका डील करता है सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक। सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक, ठीक है, जिसके बारे में आपकी अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस दी गई हैं। जज कौन होगा, रोंगफुल गेन क्या होगा, बेईमानी क्या होगा, है ना, कपट क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होंगे। तो ये अलग अलग तरीके से ऑफेंस क्या होगा, स्पेशल लॉ क्या होंगे, लोकल लॉज कौन से होंगे, इंजरी क्या होगी, लाइफ क्या होगी, जेंडर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होगा। तो ये अलग अलग तरीके से क्या है, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इनमें से आज हम कुछ डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है जज के बारे में, न्यायाधीश। तो जो आईपीसी है, आईपीसी के अंदर सेक्शन 19 जो है वो आपके जज की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि जज शब्द न केवल हर एक ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद में न्यायाधीश के रूप में है, किंतु उस हर एक व्यक्ति का घोतक है जो किसी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, जिसमें वो अपना लास्ट फाइनल ऑर्डर दे रहा है, फाइनल जजमेंट दे रहा है, उसके अगेंस्ट अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसे जजमेंट को जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए लॉ के द्वारा अगर सशक्त किया गया है, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसे निर्णय देने के लिए लॉ के द्वारा ऑथोराइज किया गया हो। इस प्रकार ऐसा हर व्यक्ति जज है जो किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर अपना फाइनल जजमेंट रखने की पावर रखता हो। जज क्लियर हुआ कि क्रिमिनल या सिविल मैटर में वो अपना फाइनल जो है ऑर्डर दे रहा है, फाइनल जजमेंट जो है वो दे रहा है, तो वो कौन होगा, जज होगा। ठीक है, अब देखो ये जो जज है ना, इस जज के बारे में क्या कहा गया है, इसमें ना कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं। किसी आरोप के संबंध में एग्जांपल से समझना कि कोई एलिगेशन लगा हुआ है, कोई चार्ज लगा हुआ है किसी आरोप के संबंध में, जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो। अधिकारिता का प्रयोग करने वाला जो मजिस्ट्रेट है वो जज होगा कि नहीं होगा? किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अदर कोर्ट के सामने ट्रायल के लिए सुपुर्द करने वाली शक्ति प्राप्त है, तो जो अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट जो है वो जज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की बात करें तो जो सेक्शन 21 है उसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है। पब्लिक सर्वेंट शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जिसके अंदर भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर जो भी आयुक्त ऑफिसर होगा, ठीक है, इट मीन्स एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स इन इंडिया, हर जज, every judge including any person empowered by law to discharge whether by himself or as member of any body of person and adjudicatory function, यानी कि हर न्यायाधीश जिसके अंदर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिससे को कोई न्याय निर्णय करते को, चाहे वो स्वयं व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए उसको लॉ के द्वारा क्या है, सशक्त किया गया है। किसी न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसे अधिकारी के नाते उसकी ये ड्यूटी है कि वो लॉ का या किसी फैक्ट के बारे में, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट करे, डॉक्यूमेंट बनाए रखे, ठीक है, न्यायालय में व्यवस्थाएं बनाए रखे, प्रत्येक शक्ति के किसी कर्तव्य में यकीनी पालन करने का प्राधिकार रखता हो, किसी कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट की सहायता करने वाले प्रत्येक जूरी सदस्य, असेसर, पंचायत के सदस्य, ठीक है, प्रत्येक मीडिएटर या अन्य व्यक्ति जिसको कोर्ट द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला विनिश्चय करने या रिपोर्ट को डायरेक्ट करने का काम किया गया हो, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता हो जिसका आधार वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने की या रखने के लिए सशक्त हो, सरकार के द्वारा प्रत्येक अधिकारी जिसके ऐसे अधिकारी के नाते कि उसकी ड्यूटी दो कि वो आपका अपराधों का जो है वो निवारण कर सके, प्रत्येक अधिकारी
जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये ड्यूटी है कि वह सरकार की ओर से किसी प्रॉपर्टी को ग्रैंड करे, उसको रखे, उसको खर्च करे, सरकार की ओर से कोई उसके ऊपर सर्वेक्षण करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, किसी रिवेन्यू ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करे, जो आपके प्रिचुअरी जुडिक्शन वाले जो मामले, धन संबंधी जो मामले हैं उनके हितों को प्रभाव डालने वाले किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट करे। प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो सरकार की सेवा में हो, वेतन प्राप्त करता हो, पब्लिक ड्यूटी के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में उसको सैलरी आती हो, किसी स्थानीय सत्ता या केंद्रीय प्रांतीय में या फिर स्टेट अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है या कोई कंपनी एक्ट में 19 की सेक्शन 617 के अंदर उसको सरकारी कंपनी जो है वो बता दी गई हो। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी होने के नाते ये ड्यूटी है कि वो किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी जिले में धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी प्रॉपर्टी को ग्रहण करे, प्राप्त रखे, उसको खर्च करे, उन डॉक्यूमेंट्स को बनाए रखे, जैसे पटवारी वगैरह होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो रखते हैं ना अपने पास में। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कोई पद धारण करते हैं तो जिसके आधार पे उनकी जो इलेक्टेड जो नाम वाली तैयार की जाती है, पब्लिश करने, बनाए रखने, उसको पुनरीक्षित करने का, निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। मतलब कि जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना, जिनको पब्लिक ड्यूटीज दी गई हैं, जो भारत सेना, नौसेना, वायुसेना का मेंबर है, जो जजेस हैं, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट है कोर्ट के अंदर, मान लो जो भी असेसर वगैरह, जूरी सदस्य वगैरह, कोई मीडिएटर है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन को डिटेन करने की पावर रखता हो, जैसे पुलिस वाले होते हैं, डिटेन कर लेते हैं ना, परिरोध में रखने के लिए एम्पावर्ड है ये सरकार का प्रत्येक अधिकारी, ठीक है। और ऐसा अधिकारी जो प्रॉपर्टी को एग्जिट करने की, रखने की पावर रखता हो, लोगों के हितों के ऊपर धन संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट है उनको बनाने रखता हो, ठीक है। ऐसा अधिकारी जो सरकार की सेवा में आ जाए, सरकार से वो सैलरी लेता हो, ठीक है। ऐसा अधिकारी जो ग्राम, नगर, जिले के अंदर धर्मनिरपेक्ष हो, वहाँ की कोई प्रॉपर्टी को ग्रहण करता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका कोई निर्वाचक नामवाली तैयार की जाए, तो ऐसे जो भी अधिकारी होंगे वो आपके पब्लिक सर्वेंट जो है वो होंगे। मतलब कि दो बातें हैं क्लियर इसमें कि जो सरकारी सेवा में हो, सरकार से वेतन प्राप्त करता हो, और किसी को ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पब्लिक ड्यूटी जो है वो दी गई हो। अब आपका सीएम है, मुख्यमंत्री, पब्लिक सर्वेंट है क्या? और ये जो विधायक है, विधायक नहीं है, विधायक नहीं है आपका पब्लिक सर्वेंट। क्यों नहीं है, अब सुनो। जो आपका सीएम है ना, उसको सारे रूल रेगुलेशन बनाने की पावर है, पूरे जिले के अंदर वो इम्प्लाइड करता है। विधायक जो है वो सिर्फ उसके पास में उसका खुद का जिला ही तो होता है, एरिया उसका खुद का। अकेले एरिया के लिए लोग बने हैं क्या? ठीक है। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस लालजीत राष्ट्रीय शाह का केस था, जिसके अंदर सहकारी समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया, लेकिन आईपीसी के अंदर 21 में इसको पब्लिक सर्वेंट जो है वो नहीं माना गया। नरेश कुमार मदान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कार्यालय में जो नियुक्त कर्मचारी है वो उसको पब्लिक सर्वेंट जो है वो माना गया। अब आती है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन 22 में जो है डिफाइन किया गया है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि भूबद से जकड़ी हुई नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो आपका ना खड़ा कास्ट, उगती फसलें, घास, वो सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जंगल संपत्ति यानी कि इसके अंदर जितनी भी कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी है ना, मूर्त प्रॉपर्टी जो है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम इधर से उधर कर सकते हैं, चल संपत्ति जिसको बोला जाता है, वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, ठीक है। मूर्त प्रॉपर्टी में किसको इंक्लूड किया गया है, जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको किया गया है, लेकिन ऐसी चीजों को नहीं किया गया है जैसे कि जमीन हो गई, जमीन से जुड़ी हुई कुछ चीजें हो गई, या फिर कोई ऐसी चीज जो परमानेंटली जकड़ी हुई है जिनको अलग नहीं किया जा सकता,
तो ऐसी चीजें क्या है, इमूवेबल होंगी, और जिनको अलग नहीं किया जा सकता वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या, कि आपका ये इंटेंशन है कि आपको तो बेनिफिट हो जाए लेकिन दूसरे वाले को नुकसान हो जाए। सदोष अभिलाभ जो है, रॉन्गफुल गेन जो है, वो विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी का लाभ है जिसका लीगल रूप से हकदार व्यक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। जिसको लीगल रूप से उसको बेनिफिट चाहिए था ना, उसको नहीं मिला। जिस पर्सन को जो लीगल रूप से है ही नहीं, उसको नहीं मिला। ठीक है, उसको बेनिफिट मिल गया लेकिन जो लीगल रूप से हकदार है उसको नहीं मिला। इस प्रकार से आपका रॉन्गफुल गेन जो है, वो गेन प्राप्त करने वाले व्यक्ति हकदार व्यक्ति से भिन्न होता है, जो कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। संपत्ति को स्वामी को उससे अलग कर दिया जाना। सही है क्या? जो प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है लेकिन उसको प्रॉपर्टी से अलग कर दिया गया। प्रॉपर्टी का ओनर है और उसको प्रॉपर्टी से अलग कर दिया गया, और फिर आपने उस प्रॉपर्टी को बेच के और धन कमा लिया। रॉन्गफुल गेन है या नहीं है? फिर रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका लीगल रूप से हकदार व्यक्ति हानि उठाने वाला व्यक्ति हो, सदोष अभिलाभ से ही संबंधित है। इसमें प्रॉपर्टी का राइट व्यक्ति हानि उठाने वाला व्यक्ति होता है, और ऐसी हानि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा कारित की जाती है। मतलब कि कुल मिला के देखो, जिस पर्सन को लाभ हुआ दूसरे पर्सन को हानि हुई कि नहीं हुई? पहले बेनिफिट वाली चीज में हमने क्या पढ़ा, कि भाई ऐसा पर्सन है जो लीगल रूप से बाउंड है कि इसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन इसको बेनिफिट मिला ही नहीं। एग्जांपल से समझो, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दिखाई दे रहा है। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। अब ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में ये एक लैंड है। ठीक है, ये लैंड जो है इसका ओनर जो है वो है ए। ठीक है, और बी क्या करता है, इस ए को तो हटा देता है और यहाँ पे खुद ओनर बन जाता है, जहाँ हालांकि ओनर नहीं है लीगली रूप से इसका ओनर कौन है? लीगल ओनर इसका ए है। ठीक है, लेकिन बी क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को बेच के और पैसा कमा लेता है। मतलब कि इसको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। जब इस पर्सन को यहाँ पे बेनिफिट होगा तो ये रॉन्गफुल गेन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसी एग्जांपल को वापस आ जाओ, ए और बी। अब जब इस पर्सन को इस बी ने जो ये प्रॉपर्टी बेची, इसको तो रॉन्गफुल गेन हुआ, जो कि लीगल नहीं है। ये जो पर्सन था ये लीगल रूप से बाउंड था इस प्रॉपर्टी का हक पाने के लिए। बताओ, ये जो पर्सन था ये लीगल रूप से बाउंड था कि नहीं था? लेकिन इसको रॉन्गफुल गेन हुआ, और ये जो ए है ना, इसको रॉन्गफुल लॉस हुआ। हो जाएगा क्वेश्चन? क्लियर हो गया रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस? ये जो रॉन्गफुल गेन है ना, इसको सेक्शन 23 में बताया गया है, और रॉन्गफुल लॉस जो है ये भी 23 के अंदर ही है। दोनों चीजें सेम ही है। अब एक बात बताओ, बेईमानी। ठीक है, बेईमानी में देखो, बेईमानी डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन दी गई है, जो कोई इस इंटेंशन से कोई कार्य करता है कि हर व्यक्ति को क्या हो, रॉन्गफुल गेन हो और अन्य व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो, तो वो अगर कोई ऐसा काम करेगा और वो डिसऑनेस्टी के साथ में करेगा तो ऐसा कहा जाएगा। अब ये जो इसने काम करा, बी ने जो प्रॉपर्टी बेची,
बी ने जो प्रॉपर्टी बेची ये रॉन्गफुली बेची कि नहीं बेची, बेईमानी से बेची कि नहीं बेची, ठीक है। फिर एक आता है कपट पूर्वक। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है तो ये कहा जाता है कि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। देखो, किसी आदमी को कपट करना मतलब धोखे देने के इंटेंशन से, धोखा देना, उसको नुकसान पहुंचाना, ठीक है। अब ये नुकसान जो है, ये जो इंजरी है, ये तो कैसी भी हो सकती है। आपने पढ़ा होगा, आपकी फिजिकल इंजरी होती है कि नहीं होती है, मेंटल इंजरी होगी कि नहीं होगी, रेपुटेशन की इंजरी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंजरी हो गई, ठीक है, कि किसी को आप धोखा दे रहे हो कपट करने के इंटेंशन से, क्या है, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो वो कपट पूर्वक होगा, सेक्शन 25। अब आता है काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब है कि उस चीज को ना बदल के दिखाई देना। 28 में, सेक्शन 28 क्या कहता है कि तुम ना जो चीज है नहीं उसको वैसे दिखा रहे हो। अब कोई एक 100 रुपए का नोट है और उस 100 रुपए के नोट को नकली उसका नोट बना रहे हो और वो बेच रहे हो या फिर वो दिखा रहे हो, सही है क्या, काउंटरफिट कर रहे हो ना। आपने देखा होगा आजकल कॉपियां बिकती हैं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, इनके जैसे शूज वगैरह हो गए और ये सब हो गए, तो काउंटरफिट ही तो है, नकल, बिल्कुल डिट्टो, उसकी नकल जैसी एकदम, है ना। कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह इस सादृश्य से प्रवंचना करे या संभाव्य जानते हुए करता है कि प्रवंचना की जाएगी, तो कहा जाएगा कि उसने क्या है, काउंटरफिट जो है वो किया है। इसके लिए नकल ठीक हो वैसी होना आवश्यक नहीं है। जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य कर दे, सादृश्य ऐसा हो कि किसी व्यक्ति के साथ में धोखा हो सकता है। आपने आजकल देखा होगा फेसबुक के ऊपर ना फ्लिपकार्ट वाला एक ऑप्शन आता है, जो लोग फेसबुक चलाते हैं, फ्लिपकार्ट का आता है ना, उसमें आप लोग देखते होंगे कि मतलब जो मान लो 500 रुपए की चीज है तो वो चीज भी आपको मतलब कि मिल रही है राउंड फिगर 50 रुपए में, 60 रुपए में, इस तरह से दिखाई देती है कि लूट लो, सेल लूट लो, ऐसे कुछ करके आता है। और वो फ्लिपकार्ट का उसके ऊपर साइन होता है, लेकिन वो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर होती है, आता है ना ऐसा। तो ये काउंटरफिट ही तो है, कूटकरण ही तो हो रहा है। ये जो चीज जैसी है नहीं, लेकिन तुम उसके नकल देख के तुम दूसरों के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो धोखा खा जाए, ठीक है। कोई आदमी है ही नहीं वहां पे, ठीक है, और उस आदमी की कॉपी बना रहे हो तुम, जो डॉक्यूमेंट है ही नहीं उस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो कोई नोट है 100 रुपए का, और वो 100 रुपए का नोट जो है वो असली नहीं है, और आप वो दूसरों को ये दिखा रहे हो कि भाई ये नोट तो असली है, तो काउंटरफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अमेरिकी जो डॉलर होता है उसका कूटकरण करना भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक पेड़ है ना, और पेड़ के ऊपर मैंने कुछ लिख दिया कि बी ने मुझे मारा और मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, और वो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, तो वो जो पेड़ के ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट्री माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। गुदे हुए है ना, पेड़ की वृक्ष की छाल पे अगर कोई मैंने चिन्ह बना दिया तो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट शब्द किसी विषय का द्योतक होता है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन से क्या है, या उनमें एक से अधिक साधनों के द्वारा उसको इम्प्लाइड या वर्णित किया जाता है, जो एज ए एविडेंस जो है यूज में लिया जाता है, या फिर उसको यूज में लेना, उसका इंटेंशन होना, उसका मतलब आप उसको यूज में कर सको, तो ऐसा जो चीज होगी वो आपकी डॉक्यूमेंट होगी, ठीक है। किसी साधन के द्वारा किसी पदार्थ के ऊपर कोई अक्षर लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया, कोई मतलब साइन बनाया गया, जिसको एज एन एविडेंस किसी कोर्ट के लिए आश्रित है या नहीं है, उसको यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 29 जो है आपके आईपीसी के अंदर, सेक्शन 29 के अंदर आपके डॉक्यूमेंट की जो है डेफिनेशन दी गई है। इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट किसको बताया, इन्होंने इसमें डॉक्यूमेंट बताया कि हर एक सब्जेक्ट
को डॉक्यूमेंट माना गया है। हर एक ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट को इन्होंने डॉक्यूमेंट माना है जो किसी पदार्थ पर कोई अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा इम्प्लाइडली रूप से उसके ऊपर क्या है वर्णित किया जाता है, जिसको एज एन एविडेंस क्या है आप यूज में ले सकते हो। क्लियर। अब आता है स्वेच्छा। स्वेच्छा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है तो तब ये कहा जाता है कि जब वह उसे ऐसे साधनों के द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करने का आशय था, उन साधनों के द्वारा कारित करता था जिसके द्वारा उसे कारित करने का इंटेंशन था। उन साधनों को काम में लाते समय वो ये जानता था कि ये विश्वास करने का कारण था कि उनसे उसका कारित होना संभव है। एक बात बताओ, एक आदमी बी को मारने के इंटेंशन से बाजार गया, ठीक है, वहां से चाकू लेके आया और चाकू लाके खुद जाके लेके आया, किसी का कोई जोर दबाव थोड़ी था, और वो चाकू उसके मार दिया। स्वेच्छा से अपराध किया कि नहीं किया? ठीक है, यह परिभाषा स्वेच्छा सबसे प्रचलित परिभाषा या अर्थ से भिन्न है। इस प्रकार परिभाषा में परिणाम के संबंध में उसका इंटेंशन होना, उस चीज की नॉलेज होना, उसका ट्रस्ट करने का कारण को बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो माना गया है। ठीक है, उसके बाद में ओल्गा टेलिस वर्सेस नगर पालिका निगम मुंबई का केस था। इसमें जब पब्लिक फुटपाथ पर झुग्गी झोपड़ियां बना ली गई तो ऐसी झुग्गी झोपड़ियां बनाने वालों का आशय अतिक्रमण करने का नहीं होकर असहाय लोगों के कारण वह मोरलिटी के आधार पर जीवन यापन करने का था। क्या इसको क्रिमिनल ट्रेसपास का दोषी माना जाता है? नहीं माना जाएगा। अब आता है ऑफेंस की बारी। तो ऑफेंस क्या होता है? एन एक्ट एंड ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ। एक ऐसा कार्य है जो किसी विधि के द्वारा दंडनीय अपराध होगा। कुछ इसमें सेक्शंस है, नोट डाउन कर लेना, जो आपके लोकल और स्पेसिफिक लॉ के बारे में है। जैसे सेक्शन आपके चैप्टर 4 और 5A के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनका वही मीनिंग है। जैसे कि मान लो अगर वो कोई लोकल या फिर स्पेशल लॉ के अधीन कोई करेगा तो वहाँ पे उसको 6 महीने तक की सजा, जुर्माना या दंडनीय से जो है अपराध किया जाएगा। कुल मिला के इसका डेफिनेशन ऑफेंस की इतनी याद करो, सेक्शन 40 में दी गई है, एन एक्ट एंड ओमिशन विच इज इनफोर्सेबल बाय पनिशेबल बाय लॉ, कि ऐसा कोई कार्य या कोई लॉ जो कि विधि के द्वारा जो है दंडनीय हो। वो विधि कैसी हो सकती है? वो स्थानीय भी हो सकती है और वो विशिष्ट भी हो सकती है, यानी कि स्पेसिफिक भी हो सकती है और लोकल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में सद्भावपूर्वक, बोनाफाइडली, कोई बात सद्भावपूर्वक की गई, विश्वास की गई नहीं कही जाती। सम्यकता, सतर्कता और ध्यान से बिना की गई, विश्वास से की गई हो। अब सद्भावपूर्वक वाला एग्जाम्पल समझो। अगर आप कोई काम गुड फेथ में कर रहे हो, गुड फेथ याद करो, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमारा एक एग्जाम्पल पढ़ा था, वो बच्चे वाला, ऊपर बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो बोनाफाइडली उस बच्चे को नीचे फेंक देता है चद्दर में। सद्भावपूर्वक काम कर रहा है ना वो, उसने सतर्कता बरती थी कि नहीं बरती थी कि अगर मैं इस बच्चे को नीचे फेंक दूंगा कम से कम ये बच तो जाएगा? ध्यान दिया था कि नहीं दिया था? तो इसमें यही है कि आपको जब अगर सद्भावपूर्वक के लिए 2 ही बातें आवश्यक है कि आपको सतर्कता बरतनी है और ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है संशय देना। सेक्शन 175 के सिवाय और सेक्शन 160 के सिवाय, जहां सेक्शन 52A में बात कर रहा है ये हार्बर की, तो ये बोलता है कि सेक्शन 175 को छोड़ दो और 160 को छोड़ दो। इन सब के अलावा जहाँ पे हार्बर व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो, यानी कि जहाँ पे अगर कोई पति या पत्नी कोई क्राइम करके आए हैं, ठीक है, और वहां पे उसको क्या है, आप सहारा दे रहे हो,
साक्ष्य दे रहे हो, ठीक है। तो संशय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन, पेय, धन, वस्त्रु, आर्म्स, गोला बारूद, परिवहन के साधन देना, किन्हीं साधनों से, चाहे वो उस प्रकार के हो या ना हो जिस प्रकार से इस धारा के अंदर परिणित है, किसी व्यक्ति की सहायता, पकड़े जाने, बचने के लिए आता है, तो वो आएगा कि तुमने इस आदमी को संशय जो है वो क्यों दिया। 52A में संशय की परिभाषा जो है वो क्लियर नहीं है। जब पकड़े जाने से बचाने के लिए कोई व्यक्ति इस धारा में वर्णित चीजों में से कुछ भी अन्य व्यक्ति को देता है तो वो संशय की परिभाषा में आता है। अब देखो, ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, बी उसकी पत्नी है। अब ए जो है वो सी का मर्डर करके आया है। अब वो घर पे मर्डर आके, और बी जो है उसकी पत्नी को आके बता देता है कि मैंने सी को मार दिया और इस बंदूक से मारा, ये बंदूक जो तेरे पास रख ले। अब उसकी पत्नी ने उसको संशय दिया कि नहीं दिया? उसकी पत्नी के पास में उसकी चीज मिली या नहीं मिली? अब एक आता है सेक्शन 30, आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी उस डॉक्यूमेंट का द्योतक है जो ऐसा डॉक्यूमेंट है या होना तात्पर्य किया जाता है कि जिसमें आपका कोई लीगल राइट है, उसको ट्रांसफर, उसको बाउंड, उसको निरापित किया जाना, छोड़ा जाना, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह भी स्वीकार करता है कि उसका लीगल लाइबिलिटी के अधीन है, ठीक है, उसके ऊपर कोई लीगल अधिकार नहीं रखता, उसकी लीगल लाइबिलिटी के अधीन है। इस प्रकार वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा या तो कोई लीगल राइट बनता है, ठीक है, जिसको आप मतलब कि विस्तार में मतलब बता रहे हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना, निर्बंधित है, निरापित, छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई लीगल लाइबिलिटी को एक्नॉलेजमेंट की जाए, नकारा जाए। जैसे कि मान लो ये आपके इनकम टैक्स को निर्धारण करने वाले आदेश है, मान लो आपके पास में, तो ये आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। आपका पासपोर्ट जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी, ठीक है। आपके पास में आपका जो आधार कार्ड है वो आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा कि नहीं होगा?